चलिए स्टार्ट करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में। सीईटी के लिए इस पर आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। लाइट से रिलेटेड हमारे पास दो थियरीज है। एक जो थियरी है वो कहते हैं कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है एंड बोथ आर साइनोसाइडली ऑसिलेटिंग, और थर्ड डायरेक्शन जो होगी दैट इज प्रोपोगेटिंग इन दैट स्पेसिफिक डायरेक्शन। लेकिन विद द हेल्प ऑफ वेव थियरी ऑफ लाइट हम कुछ स्पेसिफिक फिनोमिनन जो है उसी को एक्सप्लेन कर पाते हैं। कई सारे ऐसे फिनोमिनन हैं जिसको हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे, और शुरुआत वहाँ से हुई है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, जिसमें वेव मॉडल के इस्तेमाल करके इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन सभी के सभी फेल चले गए। उस समय मैक्स प्लैंक आया और मैक्स प्लैंक ने ये बताया कि अगर हम लोग कुछ ऐसा सोचे कि जो एटम है, एटम एज एन ऑसिलेटर अगर है और वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में ही वेव्स को अगर इमिट करता है, ये उनका कहना था कि डिस्क्रीट फॉर्मेट में ही अगर वो एनर्जी इमिट करता हो तो उस समय ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला स्पेक्ट्रम काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया गया और काफ़ी अच्छे तरीके से, और इसी को बेसिस मानकर आगे आइंस्टीन ने भी इस पर काम किया है। तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे ड्यूअल नेचर के बारे में। इसमें जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट था कि लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मेट में है, तो ये भी सच है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप कंसिडर कर सकते हो। इस पर वेव थियरी ऑफ लाइट पर आप लोग रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन हम लोग कर सकते हैं, उसके बाद में डाइफ्रैक्शन को भी हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, डबल रिफ्रैक्शन, कलर ऑफ थिन फिल्म, ये सारी चीज़ें आप इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और वेव थियरी ऑफ लाइट से रिलेटेड जो चैप्टर है ना उसमें आप पढ़ लेना। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो स्पेसिफिक इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होता था, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हम लोग कंसिडर कर ले, है ना, तो उसको ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, रमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अभी हम लोग सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से ही इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है कि वेव थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है, वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, किसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को, और कौन सी चीज़ है कॉम्पटन इफेक्ट, और कौन सी चीज़ है रमन इफेक्ट। बस इसी पे आपको फोकस करना होगा। आपको लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक रीड भी करनी होगी, ठीक है। उसके बाद में जैसे प्लैंक की थियरी आ गई, तो प्लैंक ने क्या कह दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो तो है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट, राइट, इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट एनर्जेटिक पार्टिकल, या फिर इसको पैकेट कह दिया गया, और उसी पैकेट्स को कह दिया गया क्वांटा या फिर फोटोन। तो इसके पास एनर्जी कितनी है, एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन इज इक्वल टू h टाइम्स दैट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू इस तरीके से बताऊंगा, या फिर h इंटू फ्रीक्वेंसी को f, इस तरीके से हम लोग बोलेंगे। तो ये पूरे के पूरा नया एस्पेक्ट हमारे सामने आ गया। अभी हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में अगर सोचते हैं तो सीईटी के लिए कौन सा न्यूमेरिकल इसमें आ सकता है, तो प्लैंक के हिसाब से जो फोटोन है उसके पास जो एनर्जी है h टाइम फ्रीक्वेंसी है। सो अगर आप बात करेंगे h और प्लैंक कांस्टेंट है फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी को मैं लेता हूं तो यहां पर c डिवाइडेड बाय लैम्बडा आ जाएगा। दिस कैन बी द एनर्जी ऑफ दैट फोटोन। h इंटू सी, इसके नंबर प्रॉपरली आप रख दे जो कांस्टेंट्स होते हैं, लाइक h का कांस्टेंट कितना हो गया, तो 6.63 10⁻⁻34 हम लोग ले लेते हैं जूल सेकेंड में। c जो है 3 × 10⁸ अगर लेते हैं, और वेवलेंथ को हम लोग रख देते हैं। देखिए क्या होगा, एक तो एसआई सिस्टम में आपको लेना है और सब सॉल्व करना है, लेकिन हमारे पास टाइम होता है 30 सेकंड 35 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड में हमको रीड भी करना पड़ेगा और आने वाले 25 से 30 सेकंड में उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है 12,400, ये नंबर आपको ध्यान में रखना है। उसको डिवाइडेड बाय मैं कर देता हूँ वेवलेंथ। अभी आपको एक चीज इसमें जरूरी समझनी है, वो ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, यहाँ पर मैं एंगस्ट्रॉम डाल देता हूँ, और वेवलेंथ जो होगा वेवलेंथ का भी एंगस्ट्रॉम में यहाँ पर डाल देता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी जो होगा 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्बडा विल आल्सो बी इन एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम कट होकर आपके पास कितना बच जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर बच जाएगा। फिर अगर आपको उसको जूल में कन्वर्ट कराना हो
तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इस तरीके से आप ये नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हो। ये हो गया है एनर्जी सिंगल फोटोन का। अच्छा, इस पे क्वेश्चन जो बनते हैं उस पर थोड़ा ध्यान हमको देना है। क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, तो एक जो क्वेश्चन है मेरे पास h इंटू फ्रिक्वेंसी न्यू या फिर मैं f लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया सिंगल फोटोन से रिलेटेड, ये हो गया सिंगल फोटोन से रिलेटेड। मेरे पास दो अगर फोटोन है तो उनका कहना था कि देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से डिस्क्रीट, मतलब 1 2 3 4 ऐसे फोटोन हो सकते हैं। 1 1.1 1.2 1.3 ऐसे फोटोन आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो इसी का मतलब हो गया अगर मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो टोटल फोटॉन्स की एनर्जी मुझे मिल जाएगी n, और सिंगल फोटोन की जो एनर्जी थी वो थी hf। ये समझ में आ रहा है? ये मैं टोटल के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपको दिया गया है कि n नंबर ऑफ फोटॉन्स आर इमिटेड तो उसके हिसाब से मुझे ये लेना होता है। तो जो फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं किसी मेटल पर तो उसके हिसाब से टोटल एनर्जी ऑफ दोज फोटॉन्स इज n इंटू hf। इसको और मैं मॉडिफाई कर देता हूं। देखिए, पावर वाली टर्म होती है जिसको क्वेश्चन में काफी बार यूज किया जाता है। आपको पता है पावर जो है वो होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और एनर्जी के बारे में मैंने बात कर दिया कि n नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर टोटल है तो टोटल एनर्जी आ जाएगी मेरे पास n hf डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ गया टाइम। तो पावर जो कि वैट में किलोवाट में दिया जाता है तो उसको सॉल्व करते समय देखिए काफ़ी बार पूछा जाता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। जैसे मान लीजिए कोई एक रेडियो स्टेशन है जो 3 वैट की पावर सप्लाई कर रहा है, तो 3 वैट में कितने फोटॉन्स पर सेकंड इमिट हो रहे हैं, तो ये देखने का एक नज़रिया हो गया। तो यहाँ n डिवाइडेड बाई t जो होगा उसको हम लोग अलग से लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं hf। समझ में आ रहा? तो पावर कैन बी इक्वल टू, इसको लिख देता हूँ मैं स्मॉल n, और ये आ गया h, और ये आ गया फ्रीक्वेंसी वाला f। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड के लिए मैंने स्मॉल n वाली फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर लाके रख दी है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। देखिए, अगले सेशन में इसके एमसीक्यू जो होंगे वो एमसीक्यू में सॉल्व करा के लूँगा, लेकिन एमसीक्यू वाला सेशन जो है वो डायरेक्टली हिट करने से बेहतर है कि आपको सबसे पहले इसको गो थ्रू करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर मैंने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू वाला भी कॉन्सेप्ट दे ही दिया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नो फ्रैक्शन ऑफ एच न्यू इज इधर इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि एच न्यू हो सकता है ट्वाइस ऑफ एच न्यू हो सकता है, या फिर न्यू की बजाय मैं प्रीफर करता हूँ एच एफ फ्रिक्वेंसी 2 टाइम्स एच एफ, ये पॉसिबल होता है। लेकिन 1.2 एच एफ अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। रेडिएशन इज नीदर इमिटेड नॉर एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। जैसे कि हम लोग आज तक मान के चले थे कि कोई अगर सोर्स ऑफ लाइट है तो सोर्स ऑफ लाइट अगर है तो उसमें से ये कंटिन्यूस वेव इमिट होते आ रही है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो हो क्या रहा है, ये फोटोन आ गया, ये दूसरा फोटोन आ गया, ये तीसरा फोटोन आ गया, ये चौथा फोटोन आ गया, मतलब ये एनर्जी पैकेट जो होगा, ये एनर्जी पैकेट जो होगा मेरे पास, तो इसको मैं बोल दूंगा फोटोन, ठीक है। और इसका जो एनर्जी है वो h टाइम्स फ्रीक्वेंसी, मतलब रेडिएशन वाला पार्ट भी इसके अंदर ही है, लेकिन डिस्क्रीट है, जो कंटिन्यूस नहीं दिख रहा है मुझे, कंटिन्यूस नहीं है। देखिए, ये सीधा सीधा मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। पिरामिड का अगर बहुत दूर से फोटो निकाला जाए तो शायद कुछ पिरामिड इस तरीके से दिखेगा, लेकिन अगर उसको कई तरीके से जूम करा के लिया जाए तो यही पिरामिड मुझे स्टेप बाय स्टेप दिखेगा। तो ये देखने का नजरिया हो गया। तो डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग बात करते हैं तो वेव नेचर काफ़ी हद तक सक्सेसफुल थियरी है काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर एटॉमिक लेवल पर हम लोग बात करना शुरू कर देते हैं तो उस समय वो हमारा जो नज़रिया है वो कहीं ना कहीं हमें धोखा दे देता है। तो पॉसिबली देखिए, दोनों चीज़ें हैं और दोनों अपनी जगह पर सही है,
लेकिन किस थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे वेव नेचर लेना चाहिए, किस थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे पार्टिकल नेचर लेना चाहिए, तो वो तो भैया सिचुएशन पे बेस्ड होगा कि आप किस साइड में डील कर रहे हो। तो आप अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर डील करना चाहते हो तो वेव नेचर, या फिर रे ऑप्टिक्स भी आपके लिए काम कर देगा। जैसे मिरर वाले कई सारे सम्स आपने 11th में कवर किए हो गए, जिसमें हम लोग रे डायग्राम से ही करते हैं, उसमें तो आपको वेव नेचर भी लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो ये होता है, जो कि हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था कि मान लो इलेक्ट्रोड्स है, ऐसे कोई एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर एक दूसरा इलेक्ट्रोड मैं ले लेता हूँ और वेरी हाई पोटेंशियल पर है। हाई पोटेंशियल पर मतलब हाई पॉजिटिव, दिस इज एट वेरी हाई पोटेंशियल एंड दिस इज एट वेरी लो पोटेंशियल। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी करंट नहीं हो रहा है, करंट नहीं पास हो रहा है, ठीक है, इनके बीच में छोटा सा गैप है। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहां पर इंसिडेंट होता है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट होने के बाद यहां पर एक स्पार्क मिल रहा है। तो स्पार्क जो मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? तो ये अल्ट्रावायलेट जो होता है वो किसको प्रोवोक कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? तो अल्ट्रावायलेट की वजह से इलेक्ट्रॉन को एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर जाना है, किसी भी हालत में जाना है, लेकिन यहाँ पर गैप थी, तो इलेक्ट्रॉन के पास थोड़ी एनर्जी कम पड़ रही थी, तो अल्ट्रावायलेट ने शायद उसको एनर्जी सप्लाई कर दी, और वो एनर्जी सप्लाई करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन ने एक्स्ट्रा एनर्जी मिला ली और उस एक्स्ट्रा एनर्जी से वो जंप कर लिया। तो जब एक्सेलरेट होता है चार्ज तो रेडिएशन तो वहाँ पर मिलनी ही मिलनी तय है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आप रेडिएशन इंसिडेंट करवा दो। जैसे यहाँ पर मैंने विजिबल अगर डाल दिया होता तो ये फिनोमिना नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं आपके सामने एक रेस्ट्रिक्शन भी आ रही है कि हर एक रेडिएशन के पार्ट पर ये काम नहीं करेगा। अल्ट्रावायलेट है तो अल्ट्रावायलेट ही काम करेगा, विजिबल है तो विजिबल ही काम करेगा, या फिर विजिबल अगर है तो वो स्पेसिफिक एनर्जी अगर है, उसको इतनी एनर्जी चाहिए, उस पर काम करेगा। उससे बढ़िया एनर्जी अगर हायर एनर्जी मिलती है तो वो काम करेगा। तो देखिए क्या होता है, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि इंसिडेंट होती है, मतलब फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो फोटोन अगर इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब दैट एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ बाहर निकल सकता है उस मटेरियल से। क्योंकि देखिए क्या होता है, आस पड़ोस में जो एटम्स है वो तो उस इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो मेटल सरफेस में से बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन अगर फोटोन विथ सफिशिएंट एनर्जी, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी यू कैन से, कहने का ये सिर्फ एकमात्र तरीका है, तो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी का अगर फोटोन इंसिडेंट हो जाता है उस पर, तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एनर्जी मिलाकर बाहर निकल पाता है और उसके पास अगर और शेष कोई एनर्जी होगी और कोई अवेलेबल एनर्जी होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में आपको दिख जाएगी। इस पर आगे आइंस्टीन ने काम किया है, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग कहेंगे, और इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें देखना है, ठीक है। अभी देखिए बहुत ही स्पेशल, आपको सीईटी के लिए अगर बात करें, मैं बात करूं तो ये 3 पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया। अल्ट्रावायलेट लाइट अगर गिरता है इन मेटल्स पर, कौन कौन सा, देखिए जिंक है, कैडमियम है और मैग्नीशियम है, इन तीनों को आपको लर्न करना होगा। तो अल्ट्रावायलेट में ये रिस्पॉन्ड करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन कैन गेट इजेक्टेड फ्रॉम दीज मेटल्स। लेकिन इन मेटल्स पर अगर आप विजिबल लाइट, विजिबल रेडिएशंस को इंसिडेंट कराते हो तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, ये कुछ मेटल्स अल्कली एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं, जो टेक्स्ट बुक में आपको दिखा होगा, अल्कली मेटल्स दिखे होंगे, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, उसके साथ ही साथ जैसे यहाँ पर लिथियम, रुबिडियम, सीजियम और उसके कंपाउंड जो हो गए, ये जो है ये विजिबल लाइट में भी रिस्पॉन्ड करते। तो आपको ये जो एग्जाम्पल्स हो गए वो सीईटी के लिए ध्यान में रखने पड़ेंगे। अच्छा, ये डिस्कवरी वाला भी कॉन्सेप्ट जो है तो हर्ट्ज के नाम से आप डाल दो।
हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो था, अच्छा ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, बच्चे काफ़ी बार ये डायग्राम देख के ना बोल देते हैं कि यार ये काफ़ी टफ लग रहा है, स्पेसिफिकली जो बच्चे सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा यहाँ पर कि ये जो दिख रहा है ना, इसका काम समझ लो। इसका काम सिर्फ एक है, यहाँ पर जो इमीटर है, यहाँ पर जो कलेक्टर है, तो मुझे इमीटर को निगेटिव पोटेंशियल अगर देना हो तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, या फिर इमीटर को निगेटिव की जगह पर मुझे पॉजिटिव पोटेंशियल देना हो तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, या फिर मुझे बैटरी ऑफ करानी हो तो भी मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। तो ये मल्टीपर्पज़ कम्यूटेटर डिवाइस है जिसको खाली स्विचेस आप इधर से उधर घुमाओगे तो, और ये रियोस्टेट का इस्तेमाल अगर करोगे तो इन इमीटर और कलेक्टर के बीच वाला पोटेंशियल जो होगा उस पर फर्क पड़ेगा। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या किया, देखो एक सोर्स ले लिया। अभी सोर्स अगर है तो सोर्स में आपको एक चीज़ और इंटेंसिटी वाली भी समझनी होगी, क्योंकि देखिए आपने वेव थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ा होगा तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर वहाँ पे पढ़ लिया होगा आपने वेव थ्योरी ऑफ लाइट में, या फिर इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन में। लेकिन यहाँ पर जो इंटेंसिटी है, आपको इंटेंसिटी के बारे में समझना होगा कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगी दैट इज यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स तो भाई किस पर डिपेंड है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, जितने कम नंबर ऑफ फोटॉन्स उतनी कम इंटेंसिटी। हालांकि एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये भी आपको सीईटी के लिए ध्यान में रखना है। एनर्जी ऑफ फोटॉन के अगर बारे में बात करूं मैं तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ फोटॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फोटॉन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है, और जितने ज़्यादा फोटॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी हैज़ नथिंग टू डू विथ फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, यह पूरी तरीके से गलत होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको सीईटी के लिए ध्यान में रखने होते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलो अभी वो जो एक्सपेरिमेंट है, मैं सीधा मुद्दे पे अभी बात करूँगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है कि हम लोग पूरा डिटेल में विस्तृत इसको समझ पाए या फिर मैं आपको पढ़ाऊँ। ये जो है 4 से 5 घंटे वाला पूरा चैप्टर होगा, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हम लोग डायरेक्टली उस चीज़ पर बात करते हैं जिस पर क्वेश्चन आ सकता है, और किसी न किसी बैच को वो क्वेश्चन उस पर आ सकेगा, क्योंकि इतनी शिफ्ट जो होगी है तो हर एक बच्चे को अलग पेपर अपीयर करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। हर एक शिफ्ट में अलग अलग उस पर्टिकुलर मॉब के लिए अलग पेपर होगा। तो यहाँ पर देख लो, ये समझ लो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अच्छा करंट क्या है वो चीज़ भी समझ लो। इन दोनों के बीच में गैप है। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन देखिए, लेकिन अगर मैं कलेक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल पे डाल देता हूँ, इमीटर को निगेटिव पोटेंशियल पे डाल देता हूँ, यहाँ से जो रेडिएशन आ रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ से जो रेडिएशन आ रहा है उसके पास कई सारे फोटॉन्स हैं, और जो फोटॉन्स है सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जो मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला, उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाले सारे फोटॉन्स हैं। मतलब उन सारे फोटॉन्स के पास वो एनर्जी है जिनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो कंपलसरी यहाँ पर जो फोटॉन इंसिडेंट होगा वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो जो फोटॉन है वो एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी जनरेट होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, समझ लो आप, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गई, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, थोड़ा रेसिडुअल एनर्जी उसके पास अगर होगी तो उसकी हेल्प, वो एनर्जी जो होगी वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में आपको अपीयर हो जाएगी। लेकिन मान लो यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन्स अगर इजेक्ट होते हैं तो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एकदम सरफेस से निकलता है या थोड़ा अंदर से निकलता है, इस पर ये सारी चीजें निर्भर होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसके पास 0 से लेकर काइनेटिक एनर्जी मैक्स, इस रेंज में काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही काइनेटिक एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि 100 इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर निकल गए उसमें से शायद 10 या 15 ही इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच पाएंगे और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पर जनरेट कर देंगे।
तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को अगर मुझे खींचना है तो मुझे यहाँ का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। उससे क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है उन इलेक्ट्रॉन्स को मैं पुल कर पाऊँ। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिए ग्राफ अगर हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन है तो गारंटी के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाला है मेटल प्लेट में से। दूसरी चीज़ ऐसी, मैं अगर इस सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ा दूँ तो इंटेंसिटी बढ़ाया तो मैंने आपको बोला है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ गया तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहा है तो करंट तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये जो ग्राफ होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी का, ये आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ये एंट्रेंस के लिए है। दूसरे और कई ग्राफ हैं, जैसे कि फोटो करंट ठीक है, और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के बारे में बात करूं तो यहां मैं आपको ये चीज समझा देता हूं कि जो मैंने अभी फोटो सेल आपको बताया था, जो एक डिवाइस एक अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया, समझ लो एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी है I0, वो उस पर इंसिडेंट तो हो गई, मेटल प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स भी इजेक्ट हो गए, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए। लेकिन वो जो डिवाइस है, यहां पर देखिए इमीटर और यहां पर मान लीजिए कलेक्टर है, तो यहां का पोटेंशियल मैंने जीरो करवा दिया, लेकिन सफिशिएंट एनर्जी वाले फोटोन तो गिर रहे हैं यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड जो है वो कलेक्टर तक पहुंच पा रहा है। यहाँ का जो होगा, यहाँ पर मैंने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है नहीं दिया है, मतलब मैंने पूरी तरीके से यहाँ जीरो पोटेंशियल डिफरेंस डाल दिया है। ठीक है, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस ना होते हुए, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक मैंने बैटरी कोई भी नहीं डाली है, जीरो पोटेंशियल, मतलब यहाँ पर मैंने सेल ही नहीं डाला या बैटरी ही नहीं डाली है, फिर भी जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हो रहे हैं वो इमीट कलेक्टर तक पहुँच रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो करंट यहाँ पर हमें मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर एमीटर डाल देता हूँ, मिली एमीटर माइक्रो एमीटर में डाल देता हूँ, तो मुझे करंट मिलने वाला है। अच्छा, जैसे ही मैं ये समझ लो, ये ग्राफ को बहुत समझना ज़रूरी है। तो कलेक्टर को मैं देखिए, मैंने आपको बताया कि 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो 100 में से 10 या 15 ही के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो वहाँ तक पहुँच पाएंगे, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स तो पीछे हट गए, रुक गए कहीं ना कहीं। तो यहाँ अगर मैं इसको पॉजिटिव पोटेंशियल देना शुरू कर देता हूँ तो जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो है बेटा, ये करंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये करंट से रिलेटेड है और ये आपका अप्लाइड पोटेंशियल है। अप्लाइड पोटेंशियल है, यहाँ पर आपने दे दिया। जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो करंट और बढ़ रहा है, लेकिन समझ लो एक स्टेज के बाद में ये कांस्टेंट आ जाएगा। क्यों कांस्टेंट आ जाएगा? मान लो हर सेकंड में 100 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है और 100 के 100 इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुंच रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि हर एक सेकंड में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुंचने वाले हैं। आप कितना भी पोटेंशियल आगे बढ़ाओ तो जो है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कलेक्टर तक पहुंच पा रहे हैं। ये समझ रहा है आपको? अभी हम लोग उल्टा बात कर देते हैं, हम लोग इस बैटरी को थोड़ा रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने से क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव डाल दिया, तो 15-20 पहुंच रहे थे जो थोड़ा बहुत पीछे रह रहे थे। तो अभी समझ लो वो 15-20 जो पहुंच रहे थे, तो 15-20 में से शायद 4-5 को वो ये जो निगेटिव पोलैरिटी बैटरी की है वो शायद पीछे खींच रहा है, या फिर ये निगेटिव पोटेंशियल यहाँ पर जो दे दिया मैंने, तो ये निगेटिव क्या कर रहा है, ये निगेटिव क्या कर रहा है, जो 15-20 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसमें से कुछ को वापस भेज रहा है। तो करंट की वैल्यू जो है वो थोड़ी कम हो गई, करंट की वैल्यू थोड़ी कम हो गई। जैसे मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल बढ़ रहा है, जो 15 थे अभी 15 में से और 4-5 कम हो गए, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर स्ट्राइक हो पा रहे हैं। अगर मैं इस तरीके से इस निगेटिव पोटेंशियल को, कलेक्टर के निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाता हूँ तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि एक सर्टन मोमेंट पर, जिसको मैं निगेटिव पोटेंशियल बोल देता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस पोटेंशियल पर जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था वो भी यहाँ तक आया, यहाँ पर पहुँचा, लेकिन टच किए बिना ही रिटर्न आ गया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो पहुँच गया था लेकिन इसने इसको अपोज कर दिया, ये यहाँ पर आकर रिवर्स चला गया, मतलब इसको टच नहीं कर पाया, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ मतलब करंट जीरो हो गया।
इसको बोल देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा चलिए, जो सोर्स था वो 100 फोटॉन की जगह पर मान लीजिए 200 फोटॉन दे रहा है, तो यही सारी चीज़ें मिलनेगी 200 फोटॉन्स। चलो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये आई नॉट था, ये मान लीजिए ट्वाइस ऑफ आई नॉट है, एक समझ लो ट्वाइस ऑफ आई नॉट है, तो ये सैचुरेशन करंट कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। लेकिन जब आप इसको रिवर्स कर देते हो तो हम लोगों ने फोटॉन की संख्या बढ़ा दी, लेकिन फोटॉन की एनर्जी तो नहीं बढ़ाई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो वही थी। अगर फ्रीक्वेंसी वही थी तो फोटॉन था, फोटॉन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी के साथ निकला था, वो उसको रोकने के लिए तो एक ही पोटेंशियल लगने वाला है, तो वापस यही आ गया। तो आप अलग अलग इंटेंसिटी से रिलेटेड ग्राफ भी देखो तो आपको एक ही चीज़ समझ में आ जाएगी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पूरे तरीके से बेस्ड होता है, डिपेंड होता है आपकी फ्रीक्वेंसी पर। तो जैसे आपने फ्रीक्वेंसी मान लीजिए बढ़ा दी होती, तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ाता तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उसको ज़्यादा लगता, क्योंकि आप समझ लो ना, उधर से कोई चीज़ आ रही है, जितना ज़्यादा एनर्जी होगा तो उसको रोकने के लिए इतना ही ज़्यादा एनर्जी इधर से भी देना पड़ेगा। तो ये सिंपल तरीका होता है। तो आपको जो पोटेंशियल क्रिएट करना होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी देनी होती है, तो वो E इंटू वी होती है। इससे एक तो समझ में आ गया है कि जो हाईएस्ट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, जो हाईएस्ट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, मतलब जिसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv मैक्स स्क्वायर थी, तो वो आप EVS से दे सकते हो। तो ये साधारण एक सिंपल सा तरीका था जिससे आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगी उसको E इंटू वी एस, चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल से आप रिप्लेस करा सकते हो। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। फिर दूसरा ग्राफ देख लीजिए। इस ग्राफ में क्या किया है वो समझ लो। यहां पर मैंने इंटेंसिटी फिक्स करा ली है, इंटेंसिटी जो है वो फिक्स करा ली, कांस्टेंट करवा ली है। लेकिन ऐसे मान के चलो कि वाइट लाइट है, तो वाइट लाइट में अलग अलग आपको फोटॉन्स मिल जाएंगे, VI, BG, YO। और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है तो वायलेट फोटॉन के पास होगी, सबसे कम एनर्जी जो है वो रेड फोटॉन के पास होगी। तो रेड फोटॉन ने जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा दिया, उस इलेक्ट्रॉन के पास भी कम ही एनर्जी होगी। और वायलेट वाला जो फोटॉन था, उसने जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराया, उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा थी। तो वायलेट वाला जो फोटॉन है उसको रोकने के लिए मुझे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा, लेकिन रेड वाले को रोकने के लिए कम पोटेंशियल लगेगा। ये आपको समझ में आ रहा है? तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 2। जिस फोटॉन के पास ज़्यादा एनर्जी थी, उस फोटॉन ने ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, और जिस इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी है उसको रोकने के लिए मुझे ज़्यादा पोटेंशियल लगने वाला है। ये सिंपल सा एक आपके पास डायग्राम है जो आपको स्टडी करके रखना है। तो समझ में आ रहा है? इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये जो कर्व मिल रहा है जिसका ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी μ2, और ये जो था μ1, सो μ2 ग्रेटर देन μ1 यहाँ पर मिल रहा है। चलिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना ज़रूरी है। आइंस्टाइन ने ये बताया था कि जो फोटॉन है वो जब किसी मेटल प्लेट पर इंसिडेंट होता है तो थोड़ी एनर्जी जो लगती है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और बाकी जो बची एनर्जी होगी उसका इस्तेमाल वो इलेक्ट्रॉन खुद की मूवमेंट के लिए करेगा, मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। लेकिन हम लोग उसी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ना कि उस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे जिसके पास एनर्जी 0 थी। ये समझ में आ रहा है? तो जो फोटॉन था जिसकी एनर्जी hν थी, दिया मैंने वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, इसको हाफ mv मैक्स लिख दो या फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिख दो फिलहाल के लिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी इसमें क्या हुआ, वर्क फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं फ्रीक्वेंसी का जो सोर्स है मेरा, तो मैं कुछ इस तरीके से लिया है कि फ्रीक्वेंसी मैंने धीरे धीरे कम करा दी। तो मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी कम, तो एक फ्रीक्वेंसी है μ0, जो जिसे मैं थ्रेशोल्ड बोल दूंगा, मतलब इससे नीचे नहीं जाता आएगा। हो क्या रहा है, जैसे मैं फ्रीक्वेंसी कम करा रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो भी कम होगी। तो कहीं ना वर्क फंक्शन तो हम लोग फिक्स मान के चले गए यहाँ पर। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी घट रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी घटेगा। तो
तो एक मोमेंट आ जाएगा कि जो फोटोन इंसिडेंट हुआ, मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से जीरो है। उस समय आप वर्क फंक्शन को ले सकते हो एच न्यू नॉट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो ये फॉर्मूला आपको वर्क फंक्शन का मिल गया। हालांकि वर्क फंक्शन के लिए डब्ल्यू नॉट या फिर फाई नॉट इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एच न्यू नॉट की जगह पर एच सी बाई लैम्बडा नॉट भी लाया जा सकता है। अभी देखिए न्यू नॉट जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इमिशन विल टेक प्लेस। उसी तरीके से लैम्बडा नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखिए इनवर्स है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगर है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज दैट मैक्सिमम वेवलेंथ बियॉन्ड विच नो फोटो इमिशन विल ऑकर। तो ये दो चीज़ें जो डेफिनेशन में आप कई बार पढ़ चुके होंगे वो आपको समझना है। तो लैम्बडा नॉट के आगे वाली जो वेवलेंथ होगी उससे कभी भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो पाएगा, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी अगर है तो फोटो इमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये जो फॉर्मूला मुझे मिल रहा है कुछ इस तरीके से मिलेगा, एच न्यू नॉट प्लस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और अभी फिलहाल मैंने आपको बोल दिया था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज E टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको V नॉट बोल दिया था, तो E इंटू वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो आपको रिप्लेसमेंट जैसे चाहिए उस तरीके से आप उठाओ और उसको सॉल्व करो। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स कैन बी एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये थ्योरी आपने कई बार पढ़ी होगी, या फिर इसी को आप लिख दो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू, अगर न्यू को सी बाई लैम्बडा मैं इस्तेमाल करता हूँ तो एच सी 1 बाई लैम्बडा माइनस 1 बाई लैम्बडा नॉट। इससे रिलेटेड जो सम हो गए वो सम मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवा लूँगा, लेकिन आप ये समझ लो कि ये जो चल रहा है, ये जो सारी चीज़ें चल रही है, आपको फॉर्मूला पता ही होना चाहिए। ये CET के लिए बच्चों को मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने ऑलरेडी JEE और नीट के हिसाब से प्रिपरेशन कर लिया है तो उनको ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान लगती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो जो ग्राफ के बारे में बात कर रहा था, तो ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में है और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो ये ग्राफ को मैं यहाँ पर ला लेता हूँ। आपको फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी मैक्स वाला यहाँ पर पता है, इसी का मैं इस्तेमाल करूँगा या फिर इसका इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। देखिए तो फॉर्मूला मेरे पास है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स कैन बी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अभी मुझे ये तो पता है कि E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल में दे सकता हूँ, VS लिखो या फिर V नॉट लिखो, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे VS लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। देखिए VS इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से कांस्टेंट है। इसको मैं बोल दूँ अगर y इज इक्वल टू m, ये देखिए इसको मैं लिख देता हूँ x और इसको लिख देता हूँ मैं c। तो ये कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन मिल गया। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, उसके अनुसार देख लीजिए स्ट्रेट लाइन, देखिए स्लोप जो है, स्लोप यहाँ पर मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, ये स्लोप है और स्लोप की वैल्यू h बाई ई है जो कि पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो मुझे स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से मिलने वाली है जिसका एंगल जो होगा विथ x एक्सिस वो लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। और जो कांस्टेंट है वो निगेटिव है। कांस्टेंट निगेटिव मतलब ये निगेटिव जो y एक्सिस है ये निगेटिव यहाँ पर है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये v जो होगा ये माइनस v, पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा हूँ तो v माइनस v बोल देता हूँ मैं, और ये फ्रीक्वेंसी आ गया आपका न्यू। तो ये ग्राफ आ जाएगा मेरे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको डॉटेड पार्ट में अगर मैं ला देता हूँ तो ये ग्राफ मुझे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड टर्म है। ये जो होगा कांस्टेंट c टर्म होगी माइनस h बाय ई टाइम्स न्यू नॉट, ये आ जाएगी। समझ में आ रहा है।
और उसी तरीके से ये जो है इसका स्लोप जो आ जाएगा वो h/e आ जाएगा। अभी इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी का सिर्फ मैंने फॉर्मूला एडिशनल दे दिया है। इट इज़ राइट नाउ कि लाइक पावर डिवाइडेड बाय आप एरिया भी कर सकते हो। इंटेंसिटी जो होगा वो आप लिख सकते हो पावर डिवाइडेड बाय एरिया, या फिर पावर आपको पता है एनर्जी पर यूनिट सेकेंड, तो ऑलरेडी एरिया था और आपका सेकेंड मतलब टाइम आ गया, तो यही चीज़ बन रही है यहाँ पर। तो जूल मीटर स्क्वायर और सेकेंड यहाँ पर डाल दो। जूल पर सेकेंड होता है वैट, तो वैट पर मीटर स्क्वायर भी आ गया आपके पास में। ठीक है, ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की है। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूँ, ये थोड़ा समझ लो आप। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक आप खोल लो और समझ लो कि कैरेक्टरिस्टिक क्या थे। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला ये कैरेक्टरिस्टिक था कि ए मेटल इमिट्स इलेक्ट्रॉन इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इक्वल टू और ग्रेटर देन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया। मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन थी वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा ही होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड या फिर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। सेकंड चीज़, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। ऑब्वियस है, हर एक मेटल का जो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेबिलिटी होगा वो अलग होगा। इलेक्ट्रॉन कितना टाइटली बाउंड है या लूजली बाउंड है वो मेटल पर भी डिपेंड करता है, मेटल के अंदर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लगना तय है। रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम लोग इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स होती है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है कि जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है वो विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी ही मिल पा रही है। जितनी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहा है उसकी एनर्जी होगी बाद में। ठीक है, और ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इसमें कोई टाइम ज़्यादा नहीं लग पा रहा है। ओके चलिए, तो आइंस्टाइन वाला भी पॉइंट मैंने कवर करा लिया। आपका आइंस्टाइन वाला पूरा इक्वेशन मैंने कवर करा लिया, उससे रिलेटेड जो ग्राफ था वो कवर करा लिया मैंने। ठीक है, वो थ्रेशोल्ड वगैरह से रिलेटेड जो था वो भी कंप्लीट करा लिया है। अभी हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं जो फोटॉन्स की है और जिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, वो ये चीज़ है। देखो जो फोटॉन है उसकी एनर्जी हम लोगों ने क्या दे दिया, E = h न्यू, ये फोटॉन की एनर्जी। अब ये फोटॉन को हम लोग एनर्जी पैकेट की तरह मान रहे हैं विच इज़ इन ऑलरेडी इन मोशन। और अगर मोशन में है तो उस फोटॉन के पास मास है क्या, उस फोटॉन के पास मोमेंटम है क्या, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो फोटॉन के पास एनर्जी तो है और उसी समय एनर्जी इक्विवेलेंस, एनर्जी मास इक्विवेलेंस वाला कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने दिया था, तो हम लोग इसको = mc² कर देते हैं। तो एच न्यू को हम लोग hc/λ अगर लिख देते हैं = mc² अगर लिख देते हैं तो एक c को इसके साथ कैंसिल करवा दो तो m मुझे मिल गया h/λ × c। ये जो मास होगा, ये मास, इसको मैं बोल दूंगा डायनेमिक मास, डायनेमिक मास ऑफ फोटॉन, डायनेमिक मास या फिर काइनेटिक मास ऑफ फोटॉन। ठीक है, काइनेटिक मास ऑफ फोटॉन। ओके, दूसरी चीज जो आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर जो मास ऑफ फोटॉन होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब रेड जो फोटॉन, रेड से रिलेटेड जो फोटॉन होगा, रेड वेवलेंथ से रिलेटेड जो फोटॉन होगा उसका मास कम होगा, और वायलेट का वेवलेंथ कम होता है तो उसका मास वहाँ पर ज़्यादा मिलना चाहिए। ये एक चीज़ हमारे पास आ गई है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं mc = h/λ लिख देता हूँ, देखिए इसी को मैंने क्या किया, m × c, तो मास इंटू स्पीड जो होता है उसे हम लोग बोल देते हैं मोमेंटम। तो ये हो गया मोमेंटम, मोमेंटम = p = h/λ। ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, या फिर मोमेंटम = मैं अगर hc/λc ऐसे करवा देता हूँ, hc और λc अगर मैं करवा देता हूँ तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि h λ/c, h वैसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, λ/c यहाँ पर और c/λ, सॉरी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और डिवाइडेड बाय c। तो ये तो एनर्जी ऑफ फोटॉन थी,
देखिए ये कुछ चीज़ है, P फॉर मोमेंटम, P फॉर मोमेंटम। अगर आपने जेई और नीट के हिसाब से प्रिपरेशन की होगी तो इस चैप्टर में मोमेंटम, प्रेशर, पावर, ये तीनों चीज़ें आ जाती है। लेकिन हमारा स्टेट बोर्ड जो है उतना डिटेल में नहीं जाता है, तो इसी वजह से अगर स्टेट बोर्ड उतना डिटेल में नहीं जाता है तो जिस पर क्वेश्चन आने वाला है बस उसी पर हम लोग काम कर देते हैं ना। समझ में आ गया? तो ये इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इस पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आप नंबर रखो और वैल्यू उसकी फाइंड आउट कर दो। उसके अलावा और एक चीज़ है, फोटोन का रेस्ट मास जो होगा, फोटोन का जो रेस्ट मास होगा वो होगा 0। फोटोन का जो रेस्ट मास होगा वो होगा 0। लेकिन फोटोन अगर मोशन में है तो उसके पास मास है, मोमेंटम है, मतलब ये फोर्स भी अप्लाई कर सकता है। अभी देखते हैं डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। इनका कहना यह था कि नेचर लव्स सिमेट्री, और नेचर लव्स सिमेट्री उसके अनुसार उनका कहना यह था कि अगर लाइट वेव फॉर्मेट में भी मिल रही है और पार्टिकल नेचर भी एक्सप्लेन करा रही है तो रिवर्स भी होना चाहिए, कि जैसे कोई पार्टिकल है तो अगर वो पार्टिकल है तो पार्टिकल की तरह दिख रहा है लेकिन वो पार्टिकल वेव की तरह भी बिहेव करना चाहिए। इस पर इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज इन अ मोशन और a wave is associated, remember wave is associated with a particle in motion, और उसकी वेवलेंथ जो होगी वो उन्होंने दी लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय मोमेंटम, या लैम्बडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय मोमेंटम मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ये हो गई वेवलेंथ। और देखिए डेफिनेटली ये जो है हम लोग मैटर वेव के बारे में बात कर रहे हैं। ये ऐसे तो नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे है या फिर ट्रांसवर्स वेव है या फिर लॉन्जिट्यूडनल वेव है, इस तरीके से नहीं है। इसको और डिटेल में आप पढ़ना शुरू कर देते हो तो आपको आगे मैक्स बॉर्न इफेक्ट या फिर ऐसे कोई सारी चीज़ें मिल जाएगी जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा। और ये जो होगा ये कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल देयर, और उसके अनुसार वेव से आप बता सकते हो कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ पर मिनिमम प्रोबेबिलिटी होगी। तो उस तरीके से वो आ गया है। तो ये मैटर वेव है, इस पर जो होगा आप इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन वाले या फिर वेव वाले रूल अप्लाई नहीं कर पाते हो, ये अलग तरीका है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ समझनी है कि अ वेव इज एसोसिएटेड विद अ मैटर, ठीक है। पार्टिकल का मास जितना कम होगा उतनी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको आ सकता है, उसके लिए आप प्रिपेयर कर लो। अभी जैसे होता है कि कोई बस जा रही है रास्ते से तो बस का वेव नेचर है कि नहीं है, तो वेव नेचर डेफिनेटली है, लेकिन बस का मास इतना बढ़ा है और दूसरा तो एच की वैल्यू जो है वो 10⁻⁻34 में है। तो 10⁻34 इतना छोटा नंबर हो गया कि वेवलेंथ इज वेरी 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 स्मॉलर कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ बस, इसीलिए हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो माइक्रो लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, आप इलेक्ट्रॉन की लेवल पर चले जाओ तो इलेक्ट्रॉन की लेवल पर डेफिनेटली आपको वेवलेंथ वाला इफेक्ट मिल जाएगा और मिलेगा। इसको अभी क्या करना है समझ लो। कोई एक चार्ज पार्टिकल है, इसको मुझे एक्सेलरेट करना हो तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V और ये चार्ज Q है, तो इसको काइनेटिक एनर्जी मिलने वाला है Q इंटू V। ये आपको एक फॉर्मूला फिलहाल के लिए ध्यान में रखना है। अभी मैं पहले यहाँ पर क्लासिकल कॉन्सेप्ट पर आ जाता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी हम लोग जो लेते हैं वो ½mv² लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं E लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पर थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ m² v² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स m। ये हो गया मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ गया ट्वाइस ऑफ m। तो मोमेंटम को आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m टाइम्स एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी। तो वेवलेंथ वाला और एक फॉर्मूला मुझे मिल गया h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू e। ये समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आ गया आप लोग को? इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पर देखिए, यहाँ पर mv की जगह पर मैं एनर्जी लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी। दूसरा, अगर इसी को मैं काइनेटिक एनर्जी को मैं चार्ज पार्टिकल के हिसाब से बात करूं तो लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू क्यू इंटू वी लिख सकता हूं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं तो चार्ज
मुझे स्पेसिफिकली पता है कि किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसको अगर आप सॉल्व कर देते हो तो लैम्बडा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाई v, और ये नंबर मुझे मिलने वाला है एंगस्ट्रॉम में, या फिर इसको 12.24 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ v, ये एंगस्ट्रॉम में मिलने वाला है। हमारे टेक्स्ट बुक में क्या कर दिया, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.224 आ जाएगा, ये नैनोमीटर में आ जाएगा, और इसको डिवाइडेड बाय रूट ऑफ v कर दो। v जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस आप वोल्ट में दिया होता है। मान लीजिए 100 वोल्टेज मैंने यहाँ पर दे दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट मैंने मेंटेन करा दिया है, तो 1.224 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 100, तो रूट ऑफ 100 तो ये 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0.1224 आ गया। समझ में आ रहा है? अभी ये थियोरी प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट है, एक डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, राइट, और दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट भी है। तो उनकी हेल्प से हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता चली कि चलो जो डी ब्रॉय वाला जो कॉन्सेप्ट था, या फिर जो हाइपोथेसिस था कि वेव नेचर वाला कॉन्सेप्ट, कि पार्टिकल जो मोशन में हो तो वेव इज एसोसिएटेड विद दैट वन, तो ये प्रूव किया गया है आगे चलकर। तो डेविसन जर्मर वाला एक्सपेरिमेंट क्या था, उसमें आपको जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो चीज़ें देख लो। निकेल क्रिस्टल, एक तो आपको निकेल क्रिस्टल के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा ऐसा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन डाल दिया है और फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पर प्रोजेक्ट किया है। आपको एक चीज़ जो समझ में आनी चाहिए वो 54 वोल्ट, और ये जो थीटा है स्कैटरिंग एंगल वो 50 वोल्ट, इन दोनों नंबर को आपको ध्यान में रखना है, 54 वोल्ट एंड 50 वोल्ट। तो एक स्पेसिफिक एंगल पर ही आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन मिल रहा है। मतलब ये जो निकेल क्रिस्टल है, एक तो ये आप बात कर सकते हो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम कर रहा है, तो डाइफ्रैक्शन वाला इफेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, इस हिसाब से इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। उसमें ब्रैग्स थ्योरी भी इन्वॉल्व करा ली, क्योंकि ब्रैग ने एक्सरे पर काम किया था और विद द हेल्प ऑफ एक्सरे ही हैज़ ऑब्जर्व द डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर्स ऑफ निकेल क्रिस्टल। तो उसी थ्योरी को, ब्रैग्स थ्योरी को भी इस्तेमाल किया। तो दो अलग अलग थ्योरी का इस्तेमाल किया, एक एक्सरे वाली थ्योरी का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर एक जो डी ब्रॉय वाला जो कॉन्सेप्ट था लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय, या फिर जो मैंने लास्ट में फॉर्मूला निकाल दिया था अभी, क्या किया था मैंने, 12.24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ v, तो 54 डाल दिया, तो करीबन 1.66 नंबर मिलने वाला था यहाँ पर। वो आप कितना नंबर है वो नंबर ले लेते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक में से जो होगा, 1.67। चलो ठीक है, लैम्बडा मिल गया 1.67। और जो ब्रैग थ्योरी थी 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा, ये डाइफ्रैक्शन वाली थ्योरी थी। तो डाइफ्रैक्शन वाली थ्योरी, ये थीटा जो होता है, ये यहाँ पर ये थीटा नहीं होता है, समझ लो, ये थीटा जो होगा ये यहाँ का लेते हैं फिर, तो वो कैलकुलेशन आपको नहीं है, स्किप किए गए हैं। तो इससे अगर लैम्बडा कैलकुलेट किया तो वो भी 1.65 एंगस्ट्रॉम के करीब मिल रहा है। तो ये दोनों थ्योरी कहीं ना कहीं क्लोजर टू ईच अदर एक्सप्लेन करा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था ये पूरा एनालिसिस था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन से। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मैं MCQ आपको सॉल्व करा के दे दूंगा।